ज्यादा इफेक्टिव होगा क्विक रिविजन के लिए केमिकल बॉन्डिंग का, राइट? जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो आज के सेशन में हम कवर कर ले। इस सेशन का फ्लो क्या होगा ना, जो भी केमिकल बॉन्डिंग के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस जेई में आते हैं, इनफैक्ट जेई 2025 में क्या क्वेश्चंस अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आई विल शो यू द क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे उस कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे। Okay guys, hi, I hope you all are doing amazing. My name is Shilpi Kaushik and I'm your chemistry master teacher at Vedantu. और जो आज सीरीज मैं आपको कराने वाली हूँ इन द केमिस्ट्री, दैट इज द माइंड मैप सीरीज मेरा, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा क्विक रिविजन के लिए केमिकल बॉन्डिंग का, राइट? नाउ सेशन वुड बी शेड्यूल्ड अराउंड 1 आवर, है ना? विद इन दैट ओनली हम कोशिश करेंगे कि पूरा केमिकल बॉन्डिंग के जो भी मेन हाईलाइट्स है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो आज के सेशन में हम कवर कर ले। सो छोटू सा सेशन है लेकिन बहुत इफेक्टिव होगा, तो मेक श्योर आप ध्यान से इस सेशन को स्टडी करें। अब इस सेशन का फ्लो क्या होगा ना, जो भी केमिकल बॉन्डिंग के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस जेई में आते हैं, इनफैक्ट जेई 2025 में क्या क्वेश्चंस अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आई विल शो यू द क्वेश्चंस। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे उस कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे। देन आई विल शो यू द क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्विंग पूरा नहीं करेंगे। आई वांट टू शो यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपको पूरा लाइक यू हैव डन नथिंग, बस ये है कि मैम एक लास्ट होप चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन गदर 3.0, जो कि हम अपने एचपी गुरुकुल में करा ले, मतलब एक्सक्लूसिवली इसी चैनल के ऊपर। अगर आप मेंबरशिप खरीदते हैं तो यू वुड बी एबल टू कम इनटू एचपी गुरुकुल, जिसमें हम पूरा डिटेल में पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला है, एक्चुअली लाइक दैट। सो यू गाइस कैन सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर दैट एंड ज्वाइन द मेंबरशिप। दैट्स आई थिंक अराउंड ओनली 89 रुपीज, ठीक है? तो आप उसको प्लीज चेकआउट करना। इफ यू लाइक मैम सिर्फ एक लास्ट होप क्या है, तो आई विल से गदर 3.0। बाकी कमिंग बैक टू दिस, अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो एचपी गुरुकुल में आपको क्या क्या मिलता है गदर सीरीज के साथ साथ। देखो गदर सीरीज तो है ही 3.0, साथ में आपको जेई रिवीजन कैप्सूल्स मिलेंगे सारे नियर अराउंड जेई के आसपास जो भी एग्जाम शेड्यूल है, बिट सैट, वीआईटी, ट्रिपल ई, डब्ल्यूबी, जेई, सबके लिए, ठीक है? पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशंस होंगे। देन यू विल आल्सो गेट एक्सक्लूसिव कॉलेज का इन्फॉर्मेशन, जितने अपने नॉन अकैड सेशंस होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आगे जेई की काउंसलिंग करनी है, कॉलेजेस की शॉर्टलिस्टिंग करनी है, तो वो यू विल गेट दैट। एंड पीवाईक्यू फ्रेश, मतलब पीवाईक्यू 2024 के ऊपर एक्सक्लूसिव सेशंस हो रहे हैं अभी, है ना? सो दे आर स्टार्टेड ऑल्सो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फॉर्मूला शीट्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, भाई सब कुछ मिलेगा उसमें, जितना बोले कम होगा। तो चलो, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेंबरशिप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन कम देयर, ओके? चलो, सो कमिंग बैक टू दिस, भाई केमिकल बॉन्डिंग में जो आज मैं आपको कराने वाली हूँ माइंड मैप में, सो आई विल टेल यू, देखो ये जो 6 टाइप्स है ना, सबसे ज्यादा यही टाइप्स जो है रिपीट हुए हैं एग्जाम में। तो वन बाय वन आई विल टेल यू द थ्योरी, लाइक द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, है ना? इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। उसके बाद वी विल बी सीइंग कैसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, और लास्ट में मैं कलेक्टिव सवाल भी सॉल्व कराऊंगी, ठीक है? तो ये आई थिंक सेशन का फ्लो समझ आ गया है। तो सबसे पहला टाइप है मेरा फायांस रूल। अब फायांस रूल के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं जेई 2024 में, 23 में, 22 में भी। तो यू कैन सी क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं, कुछ हम सॉल्विंग भी करेंगे क्लास में, सो डोंट वरी। चलो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था फायांस रूल का? फायांस रूल ये कहता है कि भाई कोई भी आयोनिक बॉन्ड कंप्लीटली आयोनिक नहीं होता। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड की बात कर लो, ये हमारे सामने एक केटायन है और ये एनायन है, ठीक है? अब यार देखो, केटायन का जो साइज होता है अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है वैसे, है ना? और क्यों? क्योंकि केटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन्स इसके अंदर यू नो दैट ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो प्रोटॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली अट्रैक्ट करता है ना? एनायन का साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है, एनायंस के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम रहते हैं, ठीक है? अब देखो होता क्या, ये आयोनिक बॉन्ड क्या करता है, इसके केटायन के मन में लालच आता है, ये सोचता है कि भाई मैं एक काम करता हूँ, एनायन मेरा इतना हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो बगल वाले एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेता हूँ। तो ये क्या करता है, केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने लगता है, और क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा नहीं है तो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल हो भी जाता है। अब अगर ध्यान से देखो क्लोराइड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दोनों के बीच में आ गया, और बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में, है ना? तो ये जो फिनोमिना है इसको पोलराइजेशन बुलाते हैं। क्या है
पोलराइजेशन? जो डिस्टॉर्शन होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय द केटायन, है ना। तो ये जो फिनोमेना आप देख रहे हैं, दिस इज पोलराइजेशन। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है बेटा, उतने ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर्स आपके बॉन्ड में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। सो मोर इज द पोलराइजेशन, मोर आर द कोवैलेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। जब भी पोलराइजेशन की बात करेंगे तो केटायन के लिए जो टर्म यूज होती है वो पोलराइजिंग पावर होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी केटायन की, उतनी ही ताकत से वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच पाएगा, उतना पोलराइजेशन होगा, उतने कोवेलेंट कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। जब भी एनायन की क्षमता की बात की जाती है तो उसका टर्म का नाम होता है पोलराइजेबिलिटी। दैट इज द टेंडेंसी या एबिलिटी ऑफ एनायन, कितनी आसान से वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट करा लेगा, है ना, बाय द केटायन। तो ये बेसिकली फायांस रूल कहता है, स्टेट करता है। अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फैक्टर्स से। देखो, जितना बड़ा केटायन का साइज हो जाएगा उतना कम पोलराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, है ना। लेकिन जितना छोटा केटायन, साइज ऑफ केटायन जितना छोटू, उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उतनी ज्यादा पोलराइजेशन, उतने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज एनायन का साइज। देखो, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना कम उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उतनी आराम से वो एनायन अपने आप को डिस्टॉर्ट कराएगा। तो जितना बड़ा एनायन का साइज, उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी, और जितनी पोलराइजेबिलिटी उतने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। ओके, थर्ड देखो, चार्ज ऑफ केटायन। देखो, केटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज केटायन पे, उतना उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई, और उतना ही ज्यादा उसका पोलराइजेशन हाई, है ना। उतनी अच्छे से आराम से वो खींच सकता है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं अगर चार्ज केटायन पे हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनायन पे चार्ज। बेटा, जितना ज्यादा एनायन पे चार्ज होगा उतना कम उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। जैसे A- और A3- में कंपेयर करें तो A3 नेगेटिव में देखो प्रोटॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना घट जाएगा कि साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगेन पोलराइजेबिलिटी उस एनायन की ज्यादा हो जाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो बहुत बच्चे छोड़ते हैं, दैट इज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। जिन केटायंस के पास स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है, उनकी पोलराइजिंग पावर हाई होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं कॉपर प्लस को और सोडियम केटायन को कंपेयर करूं, कॉन्फिगरेशन लिख लो, कॉपर प्लस, कॉपर क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, है ना। 4s1 मैंने निकाल दिया। और सोडियम क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1 मैंने निकाल दिया, केटायन है। तो देखो, कॉपर की थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 18। देखो 10 + 6 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसे ही बुलाते हैं हम स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। जबकि यहाँ पे सेकेंड शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है उनकी लास्ट शेल में, और ये यहाँ पे ना आपका जैसे डी इन्वॉल्व है, और डी पुअर शील्डर्स होते हैं। तो पुअर शील्डर से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है थोड़ा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी केटायन की, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, राइट। तो ये फायांस रूल है। इतनी नॉलेज है तो इसके क्वेश्चंस बना सकते हो। और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी डाले जा सकते हैं कि वो मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करने को दे रहा है ना। तो उस हिसाब से आपको पता है जितने ज्यादा आयनिक कैरेक्टर्स हाई होंगे उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना। और जितने कोवेलेंट कैरेक्टर्स ज्यादा, उतने आयनिक कैरेक्टर्स कम होंगे उस बॉन्ड में। तो उस हिसाब से आप मेल्टिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला टाइप था, देख लो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। अभी हम सॉल्व भी करेंगे क्वेश्चन एंड में, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई विल शो यू, ठीक है। चलो, टाइप नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। दिस इज सेकंड टाइप, ओके। टाइप नंबर 2 इज VSEPR थ्योरी, यहाँ पे भी लिख लेते हैं। टाइप नंबर 2, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अब जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ ऐड करती भाई उतने कम होते। इतने क्वेश्चन हर साल, एक क्वेश्चन VSEPR से आता ही आता है, ठीक है। उसको सॉल्व कैसे करेंगे आई विल टेल यू। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी ये बोलती है कि भाई देखो, जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एलिमेंट होता है, सेंट्रल एलिमेंट के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही ये डिसाइड करेंगे कि उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। फिर से सुनो, VSEPR कहता है किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे मान लो मीथेन है, तो इसमें सेंट्रल एलिमेंट को देखो,
ये रहा। अब सेंट्रल एलिमेंट के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, वो डिसाइड करेंगे कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। वो कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपस में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिपेल करते हैं, तो मॉलिक्यूल हमेशा वो ज्योमेट्री अटेन करता है जिससे उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर में मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन आए। ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन आए। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने यहाँ पे कितनी ज्योमेट्रीज निकल कर आती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 होते हैं तो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होगी, ये आपको याद होना चाहिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वैलेंस शेल में तो ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वैलेंस शेल में तो ज्योमेट्री का नाम है ऑक्टाहेड्रल, अगर 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्या ये बात समझती है सबको? एक बार थम्स अप दे दो। यस एवरीवन, गिव मी अ थम्स अप। तो यहां से ना देखो, दो तरह, एक्चुअली हर एक परफेक्ट स्टेरिक नंबर की अपनी एक ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 2 क्लासेस में डिवाइड करके बता रही हूँ। ऐसे ज्योमेट्रीज जब सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता तो जो भी डिस्कस किया है वही उसकी ज्योमेट्री होती है, वही उसकी शेप होती है, अगर लोन पेयर नहीं है तो, ठीक है। तो यानी कि देखो, अगर नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको अपन स्टेरिक नंबर भी बुला सकते हैं, स्टेरिक नंबर जो हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ाऊंगी, स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, सिग्मा और लोन पेयर्स को काउंट करके, है ना। तो स्टेरिक नंबर अगर आप देख लो 2 निकल के आता है, कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगी। तो ये देखो, मॉलिक्यूलर की ज्योमेट्री लीनियर होती है। एग्जांपल्स जैसे BeCl2 है आपके सामने, HgCl2। अगर 3 है स्टेरिक नंबर तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल जैसे मीथेन बहुत फेमस है, 5 है तो TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लाइक PCl5, ठीक है। अगर 6 है स्टेरिक नंबर तो SF6 जैसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। 7 स्टेरिक नंबर के ऊपर जैसे मैंने बताया पेंटागोनल बाइपिरामिडल लाइक IF7। ये वो परफेक्ट ज्योमेट्रीज हैं जब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होता। मान लो अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो क्या करेंगे। तो देखो, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है बेटा, तो इस सिचुएशन में आपको थोड़े शेप्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा नाम से, क्योंकि देखो जब भी हम मॉलिक्यूल की शेप बताते हैं ना, तो शेप में लोन पेयर्स को कंसीडर नहीं करते। जैसे कि मान लो मैं वाटर की बात करती हूँ, देखो वाटर कुछ ऐसा नजर आएगा, वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर, तो ज्योमेट्री तो वाटर की क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल ही रहेगी। लेकिन जब मैं शेप की बात करूंगी तो शेप में देखो, लोन पेयर को छुपा कर देखो, हाइड कर दो लोन पेयर को, तो ये कैसा नजर आ रहा है, बेंट, या फिर और क्या बोल सकते हैं, वी शेप, या फिर एंगुलर, या फिर एंगुलर भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ना लोन पेयर वाले जो शेप्स हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो AB to E का मतलब है यहाँ पे E से हमने लोन पेयर्स को दिखाया, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर। जैसे अगर 2 बॉन्ड पेयर्स है, 1 लोन पेयर है, तो जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा, ठीक है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। लेकिन शेप कैसे बताएंगे, लोन पेयर को छुपाकर, ठीक है, शेप बेंट हो जाती है। अगर मान लो 3 बॉन्ड पेयर्स, 1 लोन पेयर होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी, लेकिन शेप विल बी कॉल्ड एज ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये आपके स्टेरिक नंबर 4 था, ये स्टेरिक नंबर 4 था जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वैलेंस शेल में। ओके चलो, इसके अलावा एक और केस देखो, AB2L2, ये भी स्टेरिक नंबर 4 है जब आपके पास 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ये मैं डिस्कस करा चुकी हूँ। अच्छा, स्टेरिक नंबर 5 में 3 केसेस आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेरिक नंबर 5 सबसे ज्यादा पूछा हुआ एग्जाम में। अगर 4 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर होता है, ज्योमेट्री TBP ही रहेगी, लेकिन शेप विल बी टर्म्ड एज सी-सॉ। ये शेप्स याद होने चाहिए, एग्जाम्पल को मैं करके दिखाऊंगी अभी। अगर 3 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर है स्टेरिक नंबर 5 में, तो शेप का नाम होता है टी शेप। कैसी, टी शेप, ज्योमेट्री TBP ही रहेगी, ठीक है। हाँ अच्छा, स्टेरिक नंबर 5 में ही तीसरा केस देख लो, 2 बॉन्ड पेयर्स और 3 लोन पेयर्स हो जाएं, तो यहाँ पे जो शेप होती है वो लीनियर होती है। वो क्या होती है, लीनियर होती है, ठीक है। अब स्टेरिक नंबर 6 में 2 केसेस हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर 5 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर आता है तो शेप का नाम होता है स्क्वायर पिरामिडल। अगर 4 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर्स तो शेप का नाम होता है स्क्वायर प्लेनर।
ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो स्टेरिक नंबर निकालेंगे कैसे, या आप कैसे पता करेंगे VSEPR से कि क्या ज्योमेट्री बनेगा। तो स्टेरिक नंबर निकालो, देखो कैसे निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ने वाले हैं, जैसे एग्जांपल लिख देते हैं हाइड्रोजन या हेलोजन्स हैं एटसेट्रा, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, प्लस माइनस चार्ज। प्लस माइनस चार्ज यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो घटा दो, अगर नेगेटिव चार्ज है तो जोड़ दो, और इसको 2 से डिवाइड कर दो। अभी इसको अप्लाई करते हैं I3 नेगेटिव पे। आ जाओ, देखो I3 नेगेटिव है हमारे सामने। अब हम क्या करेंगे, I3 नेगेटिव को ना ब्रेक कर लेते हैं। चलो आपको इजी दिखाने के लिए I2 नेगेटिव, स्टेरिक नंबर निकालो। एक और मेथड बताऊंगी स्टेरिक नंबर निकालने का हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। देखो आयोडीन सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, प्लस 2 आयोडीन साइड एटम की तरह जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, तो 2 जोड़ेंगे, क्योंकि -1 है तो इसको जोड़ देंगे +1 की तरह, ठीक है। यहां से निकला स्टेरिक नंबर 5। अब क्या करेंगे, अब ये देखो कितने साइड एटम्स जुड़े हुए हैं, जितने साइड एटम्स हैं उतने ही ये बोलो बॉन्ड पेयर्स हैं। तो देखो 5 में से 2 साइड एटम्स हैं, तो 2 तो बॉन्ड पेयर है भाई, और बचे क्या 3, वो लोन पेयर हो जाएगा, वो 3 लोन पेयर हो जाएगा। तो देखो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। टीबीपी ज्योमेट्री, जब भी टीबीपी ज्योमेट्री बनाते हो ना तो लोन पेयर्स हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां मिनिमम रिपल्शंस लगेगी। और एक्सियल पे हमने 2 आयोडीन को लगा दिया, ओवरऑल 3 नेगेटिव। कर सकते हो, यस, कैन यू डू दिस? आई थिंक कर सकते हो सब लोग। चलो एक SF4 भी सॉल्व कर लेते हैं। SF4 के लिए स्टेरिक नंबर निकालते हैं। चलो देखो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, मोनोवैलेंट फ्लोरीन 4 है, चार्ज कोई है नहीं, तो स्टेरिक नंबर आया 5। अब 5 में से साइड एटम्स देखो 4 हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर्स है, और बचा एक, दैट इज द लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इट इज गोइंग टू बी सीसॉ। क्या होगा? सीसॉ होगा। इजी है, यस। चलो तो भाई इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। अभी मैम ने बताया मैं सॉल्व भी कराऊंगी क्वेश्चंस, डोंट वरी। माइंड मैप सेशन में जो बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं इन द 1 hour वी विल डू दैट, सो डोंट वरी। पूरा सेशन अच्छे से लगाओ, प्रैक्टिस करो, एंड देन यू आर देयर, ओके। बेटा हाइब्रिडाइजेशन में ना मैंने 2 क्वेश्चंस डाले हैं जो 2018-19 के हैं, and I have added them just to show you कि mains 2024 तक exactly the similar kind of questions are coming. कुछ change नहीं कर रहे हैं, same questions ही पूछ रहे हैं बार बार, तो प्लीज ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन का एक सवाल आप मान के चलो, केमिकल बॉन्डिंग से आपको कम से कम 8 से 12 नंबर मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलो तो अब हाइब्रिडाइजेशन से पहले छोटा सा एक थ्योरी मैं सम अप कराना चाहती हूँ। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले दिया गया था, जिसने ये बोला कि जब भी बॉन्ड बनता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए VBT ने कहा कि जो एटम होता है अपने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लेकर आता है। जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल 1s है, इसका एक इलेक्ट्रॉन उसमें पड़ा है, और ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन मान लो +½ है। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन एटम अपने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल को लेकर आएगा, इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर +½ था तो ये -½ होना चाहिए, यानी ऑपोजिट स्पिन में आएंगे और आके ओवरलैप करेंगे, और इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन होता है। लेकिन VBT ने कुछ बातें बोली थी इसके अंदर कि भाई देखो जितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा उतना ही अच्छा बॉन्ड बनेगा। अब इफेक्टिव ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या थी? अब जैसे मान लो जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी तो मान लो अच्छी ओवरलैपिंग हुई है, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C है और सिंगल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में छोटी बॉन्ड लेंथ है, बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग हुई है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। छोटी बॉन्ड लेंथ यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यानी हाई बॉन्ड एनर्जी, यानी ज्यादा स्टेबल। तो जितने अच्छे से ओवरलैपिंग होती है उतनी ही ये चीजें अप्लाई होंगी, उतने अच्छे बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग लोब्स जो होते हैं सेम साइन के होने चाहिए, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी MOT के अंदर, ठीक है। अब ओवरलैपिंग 2 तरीके से होती है, एक एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है जहां से सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, और एक पैरेलल और साइडवेज ओवरलैपिंग होती है जहां से पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। अब सिग्मा बॉन्ड कौन बना सकता है? SS हमेशा सिग्मा बनाते हैं, SP सिग्मा बना सकते हैं अगर ऑर्बिटल एक्सिस और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम हो, ठीक है। PP भी सिग्मा बना सकते हैं जिस अगर ऑर्बिटल एक्सिस, मैं लिख देती हूँ, ऑर्बिटल एक्सिस मस्ट बी सेम एज द
एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यानी अगर ये px है और आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x होगी तो ही सिग्मा बनेगा, समझ रहे हो, इन केसेस में। अच्छा, पाई बॉन्ड्स कहाँ पे बनते हैं? अगर कभी pp ओवरलैपिंग हो, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और जो आपकी ऑर्बिटल एक्सिस है वो अलग होनी चाहिए, या फिर dd है या pp pd है, ये हमेशा लाइक pp dd ये हमेशा पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। अब अगर क्वेश्चन आया, वैसे वीबीटी से सवाल नहीं पूछे हैं इतने, अगर पूछेगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक समरी टेबल कि अगर s और s का ओवरलैप होता है, ये जो मैंने एरो पे लिखा है ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, x के लॉन्ग होता है सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, y के लॉन्ग होता है सिग्मा, s तो हमेशा सिग्मा ही बनाएगा। जैसे px और px को अगर x पे मिलाओगे तो सिग्मा बनेगा, y और z पे पाई बॉन्ड बनेगा साइडवेज। d और d को मिला रहे हो तो जो xy लिया है, जो आपकी कॉमन एक्सिस होती है उन पे पाई बनता है, जो अनकॉमन एक्सिस है उस पे डेल्टा बॉन्ड बनेंगे। डेल्टा इज नॉट इन योर सिलेबस, तो इसको एक बार रीड गो थ्रू कर लेना ताकि आपको नोट्स में मिल जाए, यू फील मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेटा पोस्टुलेट जरूर देखकर जाना है। मैंने इस स्लाइड को डिलीट नहीं किया, इंटेंशनली मैंने इसको रखा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया पोस्टुलेट्स पे तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कहता है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर होता है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करा। हाइब्रिडाइजेशन है क्या? इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो जैसे वीबीटी ने बोला था कि भाई सबसे पहले क्या होता है, ये एटम है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लेकर आएगा, जो हाफ फिल्ड है ऑपोजिट स्पिन में ओवरलैपिंग हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन कहता है रुको जरा, एक सेंट्रल एलिमेंट पहले अपने वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन करता है, इंटरमिक्सिंग करता है ताकि अच्छे से बॉन्ड बने। क्यों? जैसे s ऑर्बिटल में क्या होता है, बहुत सारा आप देखोगे एस कैरेक्टर गोल मटोल होता है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, एंगल होता है सिर्फ। ठीक है, पी ऑर्बिटल को देखो, उसमें डायरेक्शन अगर आप देखो डायरेक्शन है, एंगल नहीं है। तो दोनों को मिक्स कर दें तो दोनों के कैरेक्टर्स इंटरमिक्स होके अच्छे बॉन्ड्स बनेंगे, तो इसीलिए हम हाइब्रिडाइजेशन जो है करते हैं, राइट। और इसको मतलब एक्सपेरिमेंटली कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी इसे देना पड़ा था। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करोगे उतने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जो नए HO बनते हैं वो सब बराबर एनर्जी के होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। HO से बढ़िया बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे भी वो चीज सेम लगती है जो VSCPR में बोला था, ये जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे स्पेस में जिससे इनकी रिपल्शंस मिनिमम हो जाए। हमें जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने हैं वो S और P के मिक्सिंग से sp sp2 sp3 और spd की मिक्सिंग से dsp2 मैं कोऑर्डिनेशन के अंदर कराऊंगी, तो इसको भी कट कर लो, dsp3 भी अभी कट कर लो, sp3d और sp3d2। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ sp3d में कौन सा d यूज हुआ है, तो याद रखना इसमें यूज हुआ है एक्सियल d, क्योंकि sp3 में आपको tbb बनाना होता है, और tbb में ये तो ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बना है, ये तो sp2 से बना है। ठीक है, ये जो आप बनाते हो ना ये पीडी ओवरलैपिंग से बना है, पीडी। और आपको पता है ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं ना टीबीपी में, दे आर लॉन्गर एंड वीकर, लॉन्गर और वीकर होती है। जैसे PCl5 में, तभी PCl5 को तोड़ते हो हीट करके तो PCl3 और क्लोरीन बाहर निकलता है, वो क्लोरीन यही दो Cl होते हैं, ये जो आपने एक्चुअली एक्सियल पे रखे हुए हैं। sp3d2 में आप कौन से डी यूज करते हैं, दोनों। तो किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में एक्सियल डी को पहले रखना है। ठीक है, sp3d3 में एक्सियल वाले तो दोनों आएंगे, अब सेम प्लेन का xy d उठा लो नॉन एक्सियल। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करेंगे, एक तो वही तरीका है स्टेरिक नंबर वाला। स्टेरिक नंबर आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताता है। स्टेरिक नंबर जो कैसे निकाला था या फिर कैसे निकलता है, ये आपको सिग्मा और लोन पेयर से पता चल जाता है। एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने लोन पेयर उसने बनाए हैं, कितने लोन पेयर कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, उससे आप हाइब्रिडाइजेशन मत का पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको स्टेरिक नंबर मिल जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और वही फॉर्मूला है जो मैंने VSCPR में लिखवाया था, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज। अगर मान लो स्टेरिक नंबर आपको 2 निकल कर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, 3 से sp2 होती है, 4 से sp3 होती है, 5 से sp3d, 6 से sp3d2 और 7 स्टेरिक नंबर से sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। एक और फॉर्मूला बता रही हूँ, अगर आपने ये पढ़ा है तो ये भी रिवाइज कर लो। और क्या तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल सम निकाल लो।
ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो चलो करते हैं SF4 करते हैं। अब सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बताओ? ऑक्सीजन की फैमिली से ही आता है सल्फर, है ना? तो यस, ओके, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो। सल्फर के पास कितने? ऑक्सीजन के 6 है तो सल्फर के भी 6 होंगे। अच्छा, फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो 7 4 आर 28। ठीक है, कितना आया? 34 आया। अच्छा, अगर ये जो सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर 2 से 8 के बीच में आता है तो 2 से भाग करते हैं इसे। अगर ये 8 से 56 के बीच में आता है तो 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 से डिवाइड कर दो। देखो 8 4 आर 32 कर दिया, रिमाइंडर बचा 2। तब तक काटते रहो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता। अब 2 को किस पे काट सकते हैं? 2 पे ही काट सकते हैं, है ना? पूरा मेरे को कैंसिल आउट करना है, रिमाइंडर 0 चाहिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आया ना, क्वेश्चन को ले लो, वही स्टेरिक नंबर है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 4 आया, यहाँ पे 1 आया, तो दोनों को जोड़ दो, तो क्वेश्चन इसके लिए आएगा 4 + 1 दैट इज 5। तो यही हमारा स्टेरिक नंबर है। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम के पे कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में से कितने सराउंडिंग एटम थे उसको घटा दो। देखो क्वेश्चन 5 है, सराउंडिंग एटम कितने हैं? 4 है, तो यानी एक लोन पेयर है, तो पता चल गया लोन पेयर भी। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, वो तरीका अगर आपने नहीं किया आप इससे कर लो, दिस इज मच बेटर। बट जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है वो उससे भी हो जाएंगे। तो यानी 5 स्टेरिक नंबर में से 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। तो यानी ये कौन मिलेगा? ये TBP का वो वाला केस है जिसमें सी सॉ शेप बनती है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए, अब ये चीज मैम ने बता दी है, तो इसको देखना, कुछ एग्जांपल्स मैंने अटैच किए हैं। जैसे हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले SF4 हमने किया, तो स्टेरिक नंबर से ही हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। स्टेरिक नंबर पता चला 5 है तो एक S है, 3 P है और एक D है। तो ऐसे इनको प्रैक्टिस कर लेना, बता सकते हो, इजी है, नो कंफ्यूजन। चलिए देखो, कभी कभी बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे करोगे? अगर बॉन्ड एंगल के सवाल आते हैं तो मैंने एक फ्लो चार्ट अटैच किया जिससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। सबसे पहले VS-CPR से कंपेयर किया करो। अगर मान लो लीनियर ज्योमेट्रीज हैं तो उनमें थीटा 180 डिग्री होता है, जैसे AB2L0 यानी सिंपल लीनियर, या एक TBP का वो वाला केस जहां पे 3 लोन पेयर से 2 बॉन्ड पेयर, I3 नेगेटिव में भी आपका लीनियर बना था, तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अगर मान लो वो सेम होता है, हाइब्रिडाइजेशन से चेक कर लो, है ना? sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज S ज्यादा है, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है 180 डिग्रीज का, देन sp2 में 120 है। इससे अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो लोन पेयर्स को चेक करो। अगर लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के ऊपर तो आपका आंसर हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बता दो। अगर लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे तो जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना कम बॉन्ड एंगल होगा, जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों ही सेम आ जाए तो साइड एटम का साइज देखो, अगर साइज साइड एटम का बड़ा है तो बॉन्ड एंगल भी बड़ा होगा। ठीक है, या फिर अगर साइज सेंट्रल एटम का बड़ा है तो बॉन्ड एंगल छोटा होगा। इससे आप कंपेरिजन करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो कुछ रूल्स देख लो। जैसे बेंस रूल है, बेंस रूल कहता है कि भाई देखो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, जैसे TBP की आप बात करते हो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, तो जो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड्स हैं वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना चाहते हैं। क्यों? मिनिमम रिपल्शंस लगते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशंस कौन सी है? ये वाली, ये इक्वेटोरियल है, और ये जो हम ऐसे बनाते हैं ये एक्सियल पोजीशंस हैं। ठीक है, कौन सी है? ये एक्सियल है। फाइन, ये रही। ठीक है, तो लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड को इक्वेटोरियल पे रखना है और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको एक्सियल पे रखना है। ऐसा क्यों? देखो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड्स जो होते हैं ये S कैरेक्टर लविंग होते हैं, परसेंटेज S कैरेक्टर लविंग। तो ये इसीलिए इक्वेटोरियल पे रहना चाहते हैं क्योंकि इक्वेटोरियल sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बना है ना? इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा है, क्लोज टू न्यूक्लियस रहना चाहते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर परसेंटेज S कैरेक्टर को पसंद नहीं करता, मोर परसेंटेज P कैरेक्टर को पसंद करता है। तो जहां पे P कैरेक्टर ज्यादा है ये PD ओवरलैपिंग से बना है ना? ये यहाँ पे रहना चाहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कभी ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जैसे PCl3F2 है, तो TBP ज्योमेट्री में आप कंफ्यूज हो जाओ कि कहाँ किसे रखूं, तो सिंपल इसको जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे चुपचाप कहाँ रखना? एक्सियल के ऊपर। ठीक है, तो ये थोड़ा एरो इसमें गड़बड़ हो रहा है, आई थिंक आप ये कर पाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए, इसके बाद ड्रेगोस रूल भी होता है। ड्रेगोस रूल कहता है कि कुछ कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता और उनके बॉन्ड एंगल्स इसीलिए 90 डिग्री के पास होते हैं। कंडीशन क्या है नो हाइब्रिडाइजेशन की? एग्जांपल तो मैंने लिख दिया। कंडीशन होती है सेंट्रल एटम ग्रुप 15 या 16 का हो, सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर हो,
सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे नीचे का हो, और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम हो या बराबर हो। आपके सिलेबस में सिर्फ हाइड्रोजन ही है, तो ये केसेस देखो PH3, आर्सेनिक का हाइड्राइड, एंटीमनी का, H2S, H2Se, H2Te, इन सब के जो बॉन्ड एंगल्स है दे आर क्लोज टू 90 डिग्रीज। इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होते हैं, ये प्योर पी को यूज करके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप सारे टाइप्स में आपको मजा आ रहा है। नेक्स्ट टाइप वी आर डूइंग इज MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, नजर आ रहा है सब कुछ, ऑल वेल। कोई भी इशू हो तो पूछ सकते हो, मैम से कमेंट कर देना, है ना। आई विल टेक दैट इन द नेक्स्ट सेशन। तो भाई MOT के भी मैं जितने क्वेश्चंस बताऊं 2019 से लेके 24 तक इतने ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं कि मतलब हर शिफ्ट में आप एक सवाल MOT से तो मानकर ही चलिए। ओके, ये क्या बोलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि भाई देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब भी बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, एटम अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लेकर आएगा, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो तरीके के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा, जो बॉन्डिंग वाले हैं, बॉन्डिंग की एनर्जी जो है वो कम होती है एंटी बॉन्डिंग से, सो जाहिर सी बात है एनर्जी कम है तो ज्यादा स्टेबल कौन है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मोर स्टेबल कौन है, BMO इज मोर स्टेबल, ठीक है। कुछ पॉइंट्स ये भी सेम ही फॉलो करती है कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन में भी ये चीजें थी, VBT में भी थी, कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं ना, उनकी एनर्जीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दे मस्ट बी ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज। यानी कि आप जब भी मिक्सिंग करेंगे, जैसे 2s की 2p से कर रहे हैं, 2s को आप 4p से इंटरमिक्स नहीं करा सकते हैं, ठीक है, एनर्जी का गैप ज्यादा हो जाएगा। तो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कंपेरेबल एनर्जी हो, ठीक है। दूसरी, उनका ओवरलैपिंग अच्छा होना चाहिए, है ना, तो उनकी ओरिएंटेशन या जो सिमेट्री होती है ना, सेम सिमेट्री में वो होने चाहिए ओवरलैपिंग के लिए। फाइन, अच्छा ठीक है। अब ओवरलैपिंग दो तरीके से होती है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रिंसिपल बताता है, LCAO, कि भाई देखो देखो एक्चुअली जो पूरा MOT है ना, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये बोलता है कि भाई जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो वो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं। कैसे बनते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। अब कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है, जैसे देखो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये उसका वेव है, लाइक दिस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ऐसे दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये उसका वेव है। तो अगर ये सेम फेज में हुए, प्लस माइनस प्लस सेम फेज में हुए, तो यहां से बनने वाला जो ओवरलैपिंग होता है वो कॉन्स्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है। वो ऐसे देखो, ओवरऑल जो तुम्हारा वेव का एम्पलीट्यूड है ना, वो बढ़ जाता है, लाइक दिस। देखो ये जो वेव का एम्पलीट्यूड है ये इंक्रीज हो गया, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, है ना। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनते हैं जब दोनों वेव्स इन फेज होती हैं। इनका वेव फंक्शन दिया जाएगा एडिटिव नेचर से, साई ए प्लस साई बी, है ना। इसकी जो वेव फंक्शन है ना, इसकी वेव और इसकी वेव को जोड़ के हमने रिजल्टेंट वेव बनाया। तो ये जो बनने वाला वेव फंक्शन है ना, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा जो एडिटिव नेचर का होगा, है ना। इसी से BMOs बनते हैं जो ज्यादा स्टेबल और लो एनर्जी के होते हैं। अगर मान लो यही मैं आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताऊं, जैसे एक वेव तो इस वे से थी, ठीक है, दिस इज साई ए, ठीक है, और दूसरी वेव जो है वो ऑपोजिट फेज में हो, मान लो दूसरी वेव बेटा ऑपोजिट फेज में हो, तो आप खुद सोच सकते हो ये ओवरऑल कैंसिल आउट कर देगी दोनों वेव्स। जब मैं इसका नेट एम्पलीट्यूड चेक करूंगी तो वो डिक्रीज आएगा, है ना। क्या हुआ, वेव छोटी हो गई, एम्पलीट्यूड जो था वो घट गया, एम्पलीट्यूड जो है वेव का वो डिक्रीज हो गया। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इनका वेव फंक्शन सब्ट्रैक्टिव नेचर का होता है, साई ए माइनस साई बी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिव नेचर का वेव फंक्शन होगा यहाँ पर। क्या सॉर्टेड है। चलिए, तो कैसे बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। देखो साई ए साई बी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया मैंने, इस एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके जो नए एमओ बनते हैं उनको बीच में दिखाते हैं। ये देखो, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अगर मान लो मैंने यहाँ 1s और 1s को मिक्स किया, देखो जरा इधर आओ, देखो मैंने 1s और 1s को मिक्स किया और इन फेज मिक्स किया,
प्लस। तो यहाँ से क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जहां से सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है, जो कम एनर्जी का होगा। और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा जो वो आउट ऑफ द फेज होंगे, प्लस और माइनस में ओवरलैपिंग किया होगा, तो दिस इज साई ए माइनस साई बी। ऐसे ही देखो, अगर मान लो मैं पी की बात करती हूँ, देखो जैसे मान लो मैं 2p को ओवरलैप कराती हूँ, 2p को ओवरलैप कराती हूँ, तो देखना जरा 2p में 3 एओज है, यहाँ भी 3 है। तो एक तो 2p, जैसे 2pz और 2pz है, अगर z एक्सिस के लॉन्ग आएंगे तो सिग्मा बनेगा, तो एक तो सिग्मा बनेगा। अब सिग्मा के भी दो केसेस है, देखो देखो, या तो आप ऐसे ओवरलैपिंग कराओ जब दोनों ही जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम फेज में होंगी, तो यहां से बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा जो बॉन्डिंग का होगा। देखो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बढ़ गई है ना, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा जो कम एनर्जी का होगा। दूसरा सीन इसमें ये हो सकता था कि दोनों आउट ऑफ द फेज हैं, देखो माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना कुछ ऐसा हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, ऐसा ऐसा नजर आएगा, राइट, ऐसा नजर आएगा। तो इसमें नोड आ गई बीच में, तो ये हाई एनर्जी का होएगा, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, समझ के, ऐसे बनता है। ऐसे ही जो बाकी जैसे 2px होगा, इस 2px के साथ z एक्सिस के अलोंग क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ये 2p, ये इस 2py मिलके आपस में पाई बॉन्ड बनाएगा, तो 2 पाई बनते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, है ना, वो सब हम जानते हैं, अगर आपने पहले पढ़ा है माइंड मैथ सीरीज में, इतना डिटेल में नहीं जा पाएंगे, ये सब गदर में मैंने पढ़ाया है, तो अगर आप अभी भी जाना चाहते हो यू कैन ज्वाइन दैट, ठीक है। चलो, हमें मेन चीज जो चाहिए सवाल बनाने के लिए वो ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो एक तो क्वेश्चन हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर के, मैग्नेटिक नेचर के, तो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा पता होनी चाहिए। तो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो याद रखना, पहले मॉलिक्यूल में चेक कर लेंगे 14 या 14 इलेक्ट्रॉन से कम है अगर, तो एनर्जी सीक्वेंस ये रहेगा, देखो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, यहां तक तो कोई भी चेंज नहीं होता, कितने भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो सेम रहता है, ये तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। अगर मान लो 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम है तो पाई 2px पाई 2py की एनर्जी कम होती है, सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा होती है। अगर यही मान लो 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो सिग्मा 2pz की एनर्जी कम रहेगी, पाई वालों की ज्यादा, ठीक है। यानी यहाँ पे फॉलो होता है 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम में जो ऑर्डर फॉलो होता है दैट इज 2 1 2 1 2 1 2 1। कहां से लिखा 2 1 2 1, यहां से इसके ऑनवर्ड्स, ये ठीक है। और जो आपका 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है इसमें ऑर्डर फॉलो होता है 1 2 2 1 1 2 2 1, ऐसे याद रख सकते हो, यानी सिग्मा 2pz, फिर 2 पाई, फिर दोनों पाई एंटी बॉन्डिंग और फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ध्यान रखना, ऑर्डर पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में से एंटी बॉन्डिंग को घटा के 2 से डिवाइड कर दो तो बॉन्ड ऑर्डर निकल जाता है। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एटम्स, राइट। अब यहाँ पे समझो एक ट्रिक मैं शेयर कर रही हूँ, ये बहुत काम की ट्रिक है, रिवाइज करके जाना। अगर आपको कभी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ना तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो मॉलिक्यूल में, क्या निकाल लो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। एक एक इलेक्ट्रॉन डालते जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर आधे से कम हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर आधे से कम हो जाएगा, ठीक है, कर सकते हो। दूसरा मैग्नेटिक नेचर पे सवाल आते हैं, कभी मैग्नेटिक नेचर पे क्वेश्चन आए तो समझ लो क्या करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स इवन आते हैं तो डायामैग्नेटिक होता है, और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड आएंगे तो पैरामैग्नेटिक होएगा। हमेशा नहीं, एक एग्जाम्पल आपको एक्सेप्शन याद रखना है, बोरोन ऑक्सीजन सल्फर, बॉस की तरह याद रखना। बॉस में क्या होता है, इवन इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बट ये फिर भी पैरामैग्नेटिक है। O2 पैरामैग्नेटिक है, लिख के देखो कॉन्फ़िगरेशन, पाई एंटी बॉन्डिंग में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है, राइट। B2 देख लो, S2 देख लो, तो इसको ध्यान रखना। B2 तो इस बार एग्जाम में पूछा भी हुआ था, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। आप मैग्नेटिक नेचर भी बता सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर भी बता सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया, ठीक है। चलो, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, उतनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, तो क्लोज होंगे एटम्स और उतनी बॉन्ड की लेंथ कम रहेगी, ठीक है। जैसे सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, ट्रिपल की सबसे कम होती है, लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट टाइप इज द डाइपोल मोमेंट। ध्यान से देखो बेटा, डाइपोल मोमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आए। मैं ये बोलूंगी 2024 में तो लगभग हर शिफ्ट में सेम तरीके का सवाल आया है,
अच्छा, डाइपोल मोमेंट पढ़ा किस लिए जाता है? अगर मान लो हमको डाइपोल मोमेंट में अगर किसी भी पोलर मॉलिक्यूल का मेरे को ये बताना है कि उसमें कितना पोलैरिटी है ना, तो पोलैरिटी को मेजर करने के लिए अपन डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है? जैसे दो पॉइंट चार्जेस है, ये ए है ये बी है, पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम मान के चल रहे हैं ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस इस बॉन्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अगर आप इस पूरे डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन समझो, तो कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है? एक एरो बनाया जाता है, एरो का हेड होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ और टेल होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। टेल पे कैसे वर्टिकल लाइन बनाते हैं, ये डाइपोल मोमेंट है। बराबर होता है चार्ज, है ना, जो भी चार्ज है पार्टिकल्स का मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड चार्ज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव चार्ज ले लो, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है आपको। ठीक है, तो यू कैन राइट इट। एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, यही डाइपोल मोमेंट होता है। अब डाइपोल मोमेंट हमें निकालने को बोलेगा तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जितने सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी डाइपोल मोमेंट जीरो आएगी। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स यानी जितनी आपने हाइब्रिडाइजेशन अभी जो ज्योमेट्रीज पढ़ी थी विदाउट लोन पेयर, AB2 से लेके AB6 तक या AB7 तक, इनफैक्ट जब लोन पेयर नहीं होता और साइड एटम सेम होता है, तो इन सब की डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। जैसे मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, SF6 देखा है आपने, है ना, इन सब में बेटा एक्सेट्रा डाइपोल मोमेंट जीरो रहेगी, साइड एटम सेम हो और परफेक्ट ज्योमेट्री हो विदाउट लोन पेयर, डाइपोल मोमेंट इज जीरो फॉर सच मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा अगर आप याद करो स्टेरिक नंबर आप 6 देखो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अगर 4 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स आते थे तो वो स्क्वायर प्लेनर बनता था। तो स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल के अंदर भी अगर साइड एटम सेम है तो डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ऐसे ही जो आपका TBP वाला केस था, TBP के अंदर जो आपका केस था ना लीनियर, TBP में कौन सा केस? लीनियर शेप वाला, जहां पे 2 बॉन्ड पेयर्स और 3 लोन पेयर से I3 नेगेटिव, वहां पर भी डाइपोल जीरो होगा अगर साइड एटम सेम है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो हमने ये कंपाउंड बनाया है, अब ऐसे कंपाउंड्स में ना एकदम देख के डाइपोल मोमेंट जीरो मत किया करो, वैसे तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, बट फॉर योर रेफरेंस इधर क्या है ना, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन यहाँ चलते रहते हैं, तो ये दोनों घूमते रहते हैं, फ्री रोटेशंस करते हैं। तो फ्री रोटेशन से कोई ना कोई ऐसा वक्त तो जरूर आएगा जब दोनों लोन पेयर्स ऑक्सीजन के एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे, तो उससे डाइपोल ना एडिटिव हो जाएगा एक डायरेक्शन में, तो ओवरऑल डाइपोल जीरो नहीं होता, हाँ कम जरूर होता है, बट कुछ डाइपोल हमेशा होता है। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स में। ओके, बाकी वैसे इसको नहीं देगा तो इसको इग्नोर कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, इनमें से पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, नॉन पोलर कौन से हैं, तो अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है तो वो नॉन पोलर रहेंगे, है ना, कुछ डाइपोल मोमेंट हैं तो पोलर रहेंगे। ये एग्जाम्पल देखो NCERT का बहुत फेमस है, NH3 और NF3 में डाइपोल का कंपैरिजन। तो अमोनिया में क्या होता है, लोन पेयर की तरफ होता है डाइपोल, है ना, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो इसमें ना ओवरऑल जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ। अगर आप ध्यान से देखो एडिटिव नेचर में डाइपोल जा रहा है, जबकि NF3 में देखो यहाँ पे कुछ डाइपोल मोमेंट क्योंकि फ्लोरीन की तरफ आ रहा है तो कुछ कैंसिलेशन हो जाता है, जीरो नहीं होता, लेकिन हाँ मैं कंपेयर करूं तो डाइपोल मोमेंट अमोनिया का ज्यादा होता है NF3 से। ठीक है, ये लिख सकते हो, NCERT का एग्जाम्पल 2024 में ही पूछा है। चलो नेक्स्ट इज टाइप नंबर 6, जिसमें वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चंस कभी कभी नजर आ जाते हैं। आई विल शो यू क्वेश्चंस, ज्यादा टाइम नहीं, इसको थोड़ा सा एक बार देख कर चले जाना रिवाइज करके। तो वॉन डर वाल्स फोर्सेस वो वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं जो दो मॉलिक्यूल्स को बांध के रखती है, मतलब बहुत हल्की हल्की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस व्हिच इज होल्डिंग द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स टुगेदर, काइंड ऑफ लाइक दैट। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। जो सबसे कमजोर है डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस। तो इन पे सवाल आ जाता है इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर। एक और चीज एक्स्ट्रा बता रही हूँ, नोट्स में से देख लेना, इन पे क्वेश्चन आ जाता है इनका रिलेशन आर के साथ कैसे होता है ना, तो रिलेशन विद आर को एक बार एनसीईआरटी से देख लेना ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर लो उस चीज को, कि कोई क्वेश्चन आए एमसीक्यू वगैरह तो कर पाओ। ठीक है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पोलर कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, किसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है किसके साथ? एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जिसमें हम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को लेकर चलते हैं, वहां पे इंटरेक्शन होगा। किस तरीके से? जैसे यहाँ देखो, जैसे देखो एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड है, जैसे F, है ना। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, तो सफिशिएंटली हाई पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे। उसके सामने उसको नजर आ जाए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ही, देखो फ्लोरीन, HF का दूसरा मॉलिक्यूल फ्लोरीन के पास है लोन पेयर, वो भी 3-3, इसको तो एक ही चाहिए। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन यहाँ पे जो इंटरैक्शन दिखाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। We must have lone pair of electron, एक कंडीशन होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पोलर कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या तो सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल का, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। दो तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन देखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे HF वाटर, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर होता है। अगर सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो यहाँ पे देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पे अगर आप देखो तो ये OH का हाइड्रोजन थोड़ा यहाँ टाइपिंग में आ गया, इधर है, और ये NO2 का ऑक्सीजन, अगर आप देखो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड, अच्छा वो H हाइड्रोजन बॉन्ड का लिखा था, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे ना एक बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वॉलेटाइल होता है और लेस सॉल्यूबल है देन इट्स आइसोमर पैरा, देन इट्स करस्पॉन्डिंग पैरा आइसोमर Q। तो orthonitrophenol is steam volatile and less water soluble than its corresponding para isomer, क्योंकि मेरा जो पैरा आइसोमर होता है ना, उसमें क्या होता है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पैरा आइसोमर के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ऑर्थोनाइट्रो में होती है इंट्रा। तो इंटर मॉलिक्यूलर से क्या होता है ना, एसोसिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, एसोसिएशन बहुत हाई है, तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ऑर्थो वाले ये इंटरैक्शंस को तोड़ना रिलेटिवली आसान होता है, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस थी, ठीक है। तो इसीलिए इनका कभी सेपरेशन करना होता है तो आप स्टीम डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट कर सकते हो। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वॉलेटाइल है, वेपर्स बना लेगा आराम से, जबकि जो पैरा वाला है वो एसोसिएशन ज्यादा करने की वजह से इट बिकम्स लेस स्टीम वॉलेटाइल। द रीजन इज इंटर एंड इंट्रा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे देखो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 है, बेंजीन में बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट्स दिखाता है, क्योंकि बेंजीन में डाइमर बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये हम सोल्यूशंस में भी हम जानते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर में हम ऐसे केसेस को पढ़ते हैं, है ना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये आपके बेसिक टाइप्स थे जहां से क्वेश्चंस आए हैं रीसेंट ईयर्स में। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ आपको, हम टाइप पहचान के सवाल को सॉल्व करेंगे। रेडी एवरीवन? बोलो, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। कैन वी डू द क्वेश्चंस? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बताइए जे में 2023, और जल्दी से इसका टाइप बता दो। ये हमने टाइप नंबर 1 में डिस्कस किया है, फायांस रूल। हाँ जी, फायांस रूल है ना, गदर 3.0 में भी किया है हमने ये। देखो ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो अगर आप चेक करो KF और KI में, यार पोटेशियम तो सेम है, केटायन सेम है, तो एनायन को चेक करेंगे फ्लोराइड और आयोडाइड। आयोडाइड का साइज बड़ा होने की वजह से उसकी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है, तो कोवैलेंट बॉन्ड KI का स्ट्रॉन्गर होगा, तो ये तो गलत है, ए तो आंसर हो ही नहीं सकता। हाँ, KI का ज्यादा है, दिस कैन बी द केस। लिथियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड में कोई पूछे तो अब देखेंगे एनायन तो सेम है, तो केटायन को पकड़ लो। यस, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, तो छोटू साइज किसका है, लिथियम केटायन का। साइज छोटा तो ज्यादा पोलराइजेशन है ना, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा पोलराइजेशन, तो लिथियम फ्लोराइड बी तो सही है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर। चलिए उसके बाद देखो यहाँ पे SnCl4 में tin +4 है और +2 है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ज्यादा पोलराइजेशन, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। CuCl और NaCl में कॉपर प्लस स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है, ये नॉर्मल 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल वाला केटायन है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर CuCl में ज्यादा होंगे, तो C भी सही है ना, B और C दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो LiF KF से ज्यादा है, ठीक है।
ये गलत है, सोडियम क्लोराइड का कोवेलेंट कैरेक्टर कम है कॉपर क्लोराइड से। एंड ई इज ऑल्सो करेक्ट, देखो ये भी कर चुके हैं, तो बी सी एंड ई इज करेक्ट हो गया सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं नंबर ऑफ कंपाउंड्स जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के ऊपर। ओजोन में देखो, ओजोन में वी विल बी हैविंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे इस ऑक्सीजन से और डबल बॉन्ड इससे, तो एक लोन पेयर होता है ऑक्सीजन पे, है ना। वाटर में ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर, आप खुद चेक करो VSEPR से। SF4 तो हम देख कर आए हैं, SF4 C100 होता है, देखो TBP के अंदर लाइक दिस, TBP में C100 आपकी शेप बनती है ना। यस तो यहाँ पर देखो एक ही लोन पेयर है, यस। उसके बाद ClF3 अगर आप ड्रॉ करोगे टी शेप होता है, यहाँ पे टी शेप है, तो क्लियरली यू आर गोइंग टू टेल मी 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो भाई 2 लोन पेयर हो जाएगा, है ना, तो नहीं बनेगा। अमोनिया में बताओ, नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, यस। BrF5 ऑक्टाहेड्रल में वो वाला केस है जब आपके सामने 5 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर, यानी स्क्वायर पिरामिडल बन जाता है, तो कुछ ऐसा बनेगा। दिस ओके, स्क्वायर पिरामिडल, तो एक लोन पेयर। XeF4 स्क्वायर पेयर, 2 लोन पेयर है, तो आंसर इसका था 4 होना चाहिए। एवरीवन आ रहा है आपका आंसर? अच्छा किस टाइप का क्वेश्चन था बोलो, फायांस रूल के बाद VSEPR टाइप नंबर 2 में किया था हमने। VSEPR टाइप का नाम बता देना, भले ही आपको नंबर याद ना हो, दैट इज फाइन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 with 2 JEE24 के क्वेश्चंस आप कर रहे हो, एंड दिस टाइप इज VSEPR, यस ओके। BrF5 अभी डिस्कस किया, स्क्वायर पिरामिडल होता है, यस। पानी कैसा होता है? पानी 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टेट्राहेड्रल में 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, क्या बनेगी शेप? बेंट होगा। ClF3 में ज्योमेट्री शुड बी TBP का वो केस जहां पे 3 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स होंगे, यानी टी शेप होता है। SF4 C100 अभी कर आए हैं, चलिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा देख लो। ए मैच कर रहा है 4 के साथ, तो आई थिंक इसमें टाइपिंग एरर है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, जो हमने मैच किया वो ठीक है, एक ऑप्शन बना लेना, ए को 4 कर देना, ठीक है। उसके बाद वाटर B3 से लगा दो, B3 से लगा दो, C1 से लगा दो, C1 से लगा दो, और D को 2 से लगा दो, ठीक है। चलिए इसको ठीक कर लेना, राइट। आगे चलते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर PCl5 इनमें से बताओ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है PCl5 के बारे में? हाइब्रिडाइजेशन के टाइप में किया है हमने इसे, हाइब्रिडाइजेशन। कहता है इस मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल्स फास्फोरस के sp3d हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जो कि सही है। स्टेरिक नंबर 5 आएगा sp3d, ज्योमेट्री TBP ही आएगा, ठीक है। फिर कहता है 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एक प्लेन में लाई करते हैं, ये तो सही बात है। PCl5 बनाएंगे तो 3 इक्वेटोरियल एक ही प्लेन में लाई करेंगे और 2 एक्सियल ऐसे परपेंडिकुलर होंगे, तो गलत स्टेटमेंट एक ही हो सकती है। PCl5 हैज 2 एक्सियल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर देन 3 इक्वेटोरियल, ये गलत है। ये जो आपके ये वाले बॉन्ड्स है एक्सियल, दे आर लॉन्गर एंड वीकर, है ना, आई टोल्ड यू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप का नाम है हाइब्रिडाइजेशन, बताओ मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है हाइब्रिडाइजेशन से। SF4 भाई कितनी बार आया खुद से देख लो, SF4 स्टेरिक नंबर 5 कितनी बार सॉल्व कर सकते हो, स्टेरिक नंबर 5 यानी sp3d, तो A मैच करेगा 3 के साथ। एंड कैन यू इमेजिन गाइस, एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें A 3 के साथ था, ओ गॉड। चलो IF5 को मैच करते हैं। IF5 पे आप स्टेरिक नंबर निकाल के देख लो, आयोडीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 मोनोवैलेंट फ्लोरीन, 6 आएगा। 6 में से 5 बॉन्ड पेयर्स वैसे देखने की जरूरत नहीं, हाइब्रिडाइजेशन है तो 6 स्टेरिक नंबर से sp3d2 कर सकते हो, sp3d2 सही है। अमोनियम आयोन विल बी 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, sp3 बनेगा, राइट। NO2 प्लस को कैसे निकालेंगे, देखो नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी, +1 की वजह से एक -1 घटा दिया, तो यहां से स्टेरिक नंबर 2 निकला, विच मेक्स इट sp हाइब्रिडाइज्ड। कहां है ये रहा, ठीक है, इजी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। टाइप का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO प्लस इज, बताओ CO और NO प्लस के बॉन्ड ऑर्डर का सम बताइए। हाँ जी,
टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स CO पे कितने आएंगे, कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8 यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर मैम ने बताया था 3 होता है, ठीक है। NO प्लस के लिए निकाल लो, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के 8, एक +1 के लिए -1 कर दो, 14 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी 3, तो 3 + 3 दैट इज गोइंग टू बी 6। इजी है, कितने लोग सही आंसर कर रहे हैं बता दो। नेक्स्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेगा 2s और 2p से डायटोमिक मॉलिक्यूल में। ओके देखो डायटोमिक है, टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग एमओ पूछा है, सीधा कर लेते हैं। देखो एक बात बताओ, 2s है एक और 3 2p है ना। चलो ऐसे ये दूसरा एटम है 2s और 2p, क्योंकि डाई एटॉमिक उसने बोला है, तो हमने कितने AO को मिक्स किया, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इसके लिए और 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इसके लिए, तो यहां से टोटल 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब 8 में से 4 बनेंगे BMOs, 4 बॉन्डिंग बनेंगे और 4 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, है ना। कौन से टाइप का सवाल है, MOT का सवाल है, 2024 में पूछा गया है, आंसर 4 था इसका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाइपोल मोमेंट, लास्ट टाइप जो हमने डिस्कस किया है ना, लास्ट सेकंड टाइप कौन सा है, डाइपोल मोमेंट। स्टेटमेंट 1 कहता है डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड बाय कन्वेंशन इसको डिपिक्ट किया जाता है बाय अ स्मॉल एरो विद अ टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर एंड हेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव। फिर से पढ़ो, वेक्टर क्वांटिटी है, पढ़ के बहुत बच्चों ने इसे सही मार्क कर दिया था, ध्यान से पढ़ो। ये कहते हैं कन्वेंशनली इसको हम लिखते हैं स्मॉल एरो ऑन द टेल ऑन नेगेटिव सेंटर। नहीं 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 नहीं, नहीं गलत है, टेल तो भाई लेस पॉजिटिव सेंटर की तरफ टेल होता है, नेगेटिव की तरफ तो हेड होता है, तो फॉल्स है। वेक्टर क्वांटिटी है ये सही है, लेकिन आगे का सारा पार्ट इसने फॉल्स लिखा है। फिर कहता है क्रॉस्ड एरो ऑफ डाइपोल मोमेंट सिंबलाइज करता है डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ चार्जेस इन द मॉलिक्यूल। हाँ ये बात सही है, दिस इज ट्रू। तो असर्शन इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 गलत है, ठीक है। हाँ मैंने गलत मार्क कर दिया, सॉरी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइपोल आपको कंपेयर करना है, उसी टाइप का सवाल है, डाइपोल मोमेंट लास्ट सेकंड। डाइपोल ऑफ CCl4, CHCl3 और मीथेन किस ऑर्डर में है, तो भी मैंने बताया जितनी परफेक्ट ज्योमेट्रीज हैं विदाउट लोन पेयर साइड एटम सेम का डाइपोल मोमेंट 0 है। तो यार मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड तो दोनों टेट्राहेड्रल है, साइड एटम सेम है, तो इनका डाइपोल तो 0 होगा। अब क्लोरोफॉर्म में देखो परफेक्ट ज्योमेट्री है लेकिन साइड एटम सेम नहीं है, तो कैंसिल आउट मत तो नहीं होगा, है ना, कुछ डाइपोल तो जरूर होगा। ओके सम डाइपोल वुड बी देयर, तो क्लियरली मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का सेम है एंड क्लोरोफॉर्म का ज्यादा होगा इनसे, तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट। इजी। नेक्स्ट देखो, कहता है नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बताइए कौन सा टाइप है, डाइपोल मोमेंट, JE24 का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, HF में क्लियरली पोलैरिटी होता है, ये तो नॉन पोलर नहीं है, चलो इसको मार्क नहीं करते। वाटर में लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 नहीं है, ये नॉन पोलर। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर इज ऑल्सो हैविंग अ लोन पेयर, सो इट इज नॉट नॉन पोलर। हाइड्रोजन नॉन पोलर है, नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। CO2 सिमेट्रिकल है, प्रॉपर डाइपोल कैंसिल आउट। मीथेन सिमेट्रिकल, साइड एटम सेम, डाइपोल कैंसिल आउट। अमोनिया में एक लोन पेयर है, HCl पोलर है। अभी डिस्कस किया क्लोरोफॉर्म, BF3 नॉन पोलर होगा, परफेक्ट ज्योमेट्री है, साइड एटम सेम, तो आंसर शुड बी 4। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा, यार क्या क्वेश्चन आया था लास्ट टाइप से, टाइप नंबर 7 से, JEE 2024 का सवाल है ये। हाँ जी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अभी डिस्कस भी कर रहे थे, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, इस H में और इस O के अंदर। यहाँ पे इंटर 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 है ना, इसी में इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल। इजी। लास्ट क्वेश्चन,
जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, एंड आई वांट यू ऑल टू गिव द आंसर, ठीक है। जिसने भी सेशन ईमानदारी से लगाया वो सेशन खत्म होते ही कमेंट करके इस आंसर को मुझे मार्क करेगा, ठीक है। एंड यस गाइस, प्लीज रिवाइज करते रहो। इस सेशन में हमने पूरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग का विद इन 1 आवर विद द क्वेश्चंस रिवाइज किया है एज अ माइंड मैप, ठीक है। तो इसको प्लीज रिवाइज करके जाना है। सो टाइप नंबर 1 वाज द फायांस रूल। एक बार सारी टाइप्स को आप देख लीजिए जो शुरू में ही मैंने आपको लिखवाया था, और फिर से प्रैक्टिस कर लो। जितना रिपीटेडली करोगे चीजें एग्जाम से पहले, स्पेसिफिकली क्वेश्चंस, उतना ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उतना ही अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। तो हमने क्या क्या टाइप्स पढ़े फायांस रूल। टाइप नंबर 2 में वी डिड द VSCPR। टाइप नंबर 3 में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। टाइप 4 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसके एप्लीकेशंस। टाइप 5 वाज डाइपोल मोमेंट एंड टाइप नंबर 6 वाज वैन डर वाल्स फोर्सेस। टाइप 7 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, और इसके साथ ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो इसमें से आपके टाइप 2 ऑनवर्ड स्टार्ट हुए थे, स्पेशली 3, 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करना। इस सेशन का PDF आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। सो इसके बाद आई एम गोइंग टू मीट यू विद अनदर न्यू चैप्टर, बट वन रिमाइंडर, अगर आपके पास बिल्कुल ऐसा है कि मैम सारा होप खत्म हो गया है, लास्ट सोल्यूशन बताओ जेई में अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो आई वुड एडवाइज यू फॉर गदर 3.0 जो ऑलरेडी चालू है हमारे चैनल पे, बट ओनली एक्सक्लूसिवली फिर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है विच आर अ पार्ट ऑफ द चैनल मेंबरशिप, जो 89 रुपीज में है। तो यू गाइज कैन ज्वाइन HP गुरुकुल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये मत सोचना लेट हो गया है गुरुकुल ज्वाइन करने के लिए, नहीं, अभी चीजें बस स्टार्ट हुई है ना। देयर इज अ लॉट ऑफ जर्नी टू गो वे अहेड। तो डिस्क्रिप्शन से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई और कंफ्यूजन है, यू कैन always reach out to me in the comment section. I'm going to see you next time guys. Thank you so much for attending the session. Bye.